Good evening, dear friends. We are going to Sir, discuss. excuse me, sir. Yes, Yeah, this comes in literary criticism or some other. literary criticism only. Okay. Literary criticism only. Last was Aristotle, and this one is William Wordsworth, right? Dr. Shyamji Dubey is taking classes beginning from Aristotle up to the Victorian criticism, Victorian age. After that, 20th Yeah. century literature and criticism is being done by me. Okay, so we are starting this theory class, the criticism class from the Romantic age. That is, we are starting with William William. Wordsworth, and then we will Right. go to Coleridge and we'll continue. Okay, Pushpanjali beta, please Oh, switch off your audio. Okay, should we begin then? yes, sir. Okay, so Yes, sir. विलियम वर्ड्सवर्थ, यू ऑल नो अबाउट हिम. अगर आप किसी से भी पोइट्री की डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको बताएगा पोइट्री इज क्या, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. तुरंत आप सबसे पहले वही याद आती है ना. तो बस इतना ही याद रहता है, बाकी कुछ लोगों को याद नहीं रहता. लेकिन अभी क्या है कि नेट में तो इतने से काम नहीं चलेगा. विल हैव टू understand this theory thoroughly, completely, and response to this theory. and ये थियरी किसके रिस्पॉन्स में आई, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा. ओके, so you know that William Wordsworth gave his entire theory of poetry between 1798 to 1815. 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ और 1815 में द प्रीफेस टू दी पोएम्स पब्लिश हुआ. इन दोनों के बीच में सारी उनकी पोइट्री की थियरी है. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स जो है वो 1800 और 1802 दो बार पब्लिश हुआ है. ठीक है, एंड इसके अलावा एक एसेज ऑन एपिटैफ्स है जो 1810 में पब्लिश हुआ है, जिसमें 3 पार्ट्स हैं. ये सारे नेट के क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा आप लोग. सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आ सकता है. सो बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग इट. अंजुम, यू आर लेट. ओके, बट यू आर हियर, दैट्स गुड. ऑल राइट, सो द प्रीफेस टू द एक्सकर्जन्स was written in 1814 and the preface to the poems was written in 1815. Other than this, William Wordsworth has also given observations about poetry at different places. तो अगर आपको ये लगता है कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इकलौती वो जगह है जहाँ वर्ड्सवर्थ पोइट्री के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है, और भी जगहों पे वो बात करते हैं. इसलिए मैंने अभी आपके सामने समराइज कर दिया कि वो कहाँ कहाँ पे पोइट्री के बारे में बात करते हैं. पहला प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है जो 2 बार आता है, 1800 और 1802 में. 1810 में एसेज ऑन एपिटैफ्स आता है. इसके 3 पार्ट्स हैं. नेट में पूछ सकता है कि कितने पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है. 1814 में द प्रीफेस टू एक्सकर्जन आता है, उसमें भी पोइट्री की बातें वर्ड्सवर्थ करते हैं. और 1815 में द प्रीफेस टू द पोएम्स आता है. तो ये आपको सारी डेट्स याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल्स ऑफ द रोमांटिक पोइट्री. यानी रोमांटिक पोइट्री के जो एक्सप्रेशंस हैं, रोमांटिक पोइट्री के जो आइडियाज़ हैं, अगर आपको कहीं भी समझना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स. सबसे पहले 1798 में पब्लिश नहीं होता है. कब होता है पब्लिश? 1800 में. और 1800 का जो वर्जन है उसमें 7000 वर्ड्स हैं. ये भी पूछ सकता है नेट में, कुछ भी पूछ सकता है, नेट का कोई भरोसा नहीं है. एंड 2 साल बाद फिर से आता है 1802 में, और इसमें है 10,000 वर्ड्स.
सो द डिफरेंस यू शुड रिमेंबर कि जो 1800 में लिरिकल बैलेट्स आता है उसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो है 7000 और और जो उसमें आता है 1802 में, उसमें है 10,000 वर्ड्स। इन 10,000 वर्ड्स के अलावा एक 2,000 वर्ड्स की अपेंडिक्स वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था इसमें, राइट। सो दैट इज अपेंडिक्स, दैट इज नॉट द मेन पार्ट। हम उसको 10,000 वर्ड्स ही मान के चलेंगे। दैट इज लिरिकल बैलेट्स, ओके। Wordsworth was deeply influenced by the French Revolution. आप सबको पता है उन्होंने पोएम भी लिखी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और he started to believe that the common man should be the subject of the poetry. तो आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या नारा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन व्हेन वी टॉक अबाउट रोमांटिक पोएम्स। सो वर्ड्सवर्थ बिलीव कि जो कॉमन मैन है उसके बारे में पोइट्री होनी चाहिए, और उनका जो मेन आइडिया था वो कॉमन मैन, कॉमन लैंग्वेज, रस्टिक मैन, यही वाला आइडिया था, ओके। ऑन पेज नंबर 438 ऑफ द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स he talks about this is the paragraph taken from there, and it says, now I am going to explain. The principal object then proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life, right? The principal object then proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life. मतलब जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था उनका इन पोएम्स में, लिरिकल बैलेट्स में, वो क्या था कि वो इवेंट्स को चूज करेंगे कहाँ से, कॉमन लाइफ से, एंड टू रिलेट टू और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट as far as was possible in a selection of language really used by men. तो आप दो बातें समझिए। पहला कि कॉमन मैन की लाइफ और सिचुएशन से ये सारे इवेंट्स पोएम्स के लिए जाएंगे, लिरिकल बैलेट्स में के बारे में वो बता रहे हैं, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट की जाएगी, द लैंग्वेज दैट इज रियली यूज्ड बाय मेन, राइट, एंड एट द सेम टाइम to throw over them a certain coloring of imagination. But ये जो इवेंट क्रिएट किया जाएगा, ये पोएम क्रिएट की जाएगी, ये कैसे होगी, कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, एक विशेष प्रकार की कल्पना से, हिंदी में कहें तो ओतप्रोत होगी, फुलफिल्ड होगी, कंप्लीट होगी, वेयर बाय ऑर्डिनरी थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड टू द माइंड इन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट। यानी जो सामान्य चीज़ें हैं उनको अनयूजुअल तरीके से, उनको बहुत ही असामान्य तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाएगा इमेजिनेशन की हेल्प से। ये वर्ड्सवर्थ बोलते हैं पेज 438 पे। एंड फर्दर एंड अबव ऑल टू मेक दीज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस इंटरेस्टिंग बाय ट्रेसिंग इन देम ट्रूली दो नॉट ostentatiously the primary laws of our nature, chiefly as regards the manner in which we associate ideas, state of excitement. Okay, so what is happening here is that the poet is saying कि उसका एजेंडा क्या है। okay, पोएट का एजेंडा क्या है, दो चार बातें हैं, समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है। पहला कि सारे सिचुएशंस कहाँ से लिए जाएंगे, कॉमन लाइफ से, कॉमन मैन की लाइफ से। दूसरा, लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाएगी, जो लैंग्वेज कॉमन मैन यूज़ करता है, एक्चुअली में यूज़ करता है, रियली यूज़ करता है। तीसरा, एक कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन से उसको
कवर किया जाएगा, जिससे कि जो बहुत ही सामान्य दिखने वाले इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में वो बहुत पावरफुल और बहुत ही इमेजिनेटिव और अनयूजुअल दिखाई देने लगेंगे। और इन सब से बढ़ कर के एक बात और होगी, वो क्या होगी कि पोएट ट्रेस करने की कोशिश करेगा, खोजने की कोशिश करेगा, क्या? द प्राइमरी लॉज ऑफ आवर नेचर। तो वर्ड्सवर्थ का मानना है कि पोएट्री इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्राइमरी लॉज ऑफ आवर नेचर, राइट। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि पोएट्री इज एन अटेम्प्ट टू हेल्प यू रीच टू द ओरिजिनल ओरिजिनल एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, राइट। तो okay, are you getting this? Yes, sir. Okay. So the poet says that, okay, who is there? No, nobody is there. Right. The poet says that the purpose of writing romantic poetry is to trace the primary laws of our nature, chiefly as regards in the manner in which we associate state of excitement. इसको सामान्य भाषा में समझें तो बात यह है कि जब शुरुआत में मनुष्य नेचर से जुड़ा हुआ था तो वो नेचर के बहुत करीब था और वहाँ में उस व्यक्ति के अंदर बहुत रियल पैशन था, बट धीरे धीरे करके वो पैशन कहीं छिप गया। और जो हम पोइट्री लिखेंगे कॉमन मैन की लैंग्वेज में, कॉमन इवेंट्स को उठा करके इमेजिनेशन की हेल्प से हम उस रियल इवेंट तक, ओरिजिनल इवेंट तक फिर से पहुंचने की कोशिश करेंगे, प्राइमरी लॉज ऑफ नेचर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट द पोएटिक डिक्शन, ओके, एंड दिस इज हिज थियरी अबाउट पोएटिक डिक्शन विच इज़ द मोस्ट फेमस थियरी। बट ये थियरी कहाँ से आती है, किसके रिस्पॉन्स में आती है, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? एक्चुअली पोएटिक डिक्शन की थियरी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है क्रिटिसिज्म का, इतना आसान नहीं है, बट विल ट्राई टू टॉक अबाउट दिस। मतलब ऐसा भी डिफ़िकल्ट नहीं कि समझ नहीं आएगा, बट वी शुड नॉट कंसिडर दैट पोएटिक डिक्शन इज़ अ वेरी ईजी थिंग। वी विल हैव टू गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड what Wordsworth has to say और बाकी पोइट्स का क्या, बाकी क्रिटिक्स का क्या कहना है इसके बारे में। तो अरिस्टोटल, लॉन्जाइनस और आज तक अगर आप बात करेंगे, राइट, सभी ने पोएटिक डिक्शन की बात की है। पोएटिक डिक्शन कोई नई थियरी नहीं है। अरिस्टोटल ने भी पोएटिक डिक्शन की बात की है, लॉन्जाइनस ने भी बात की है। और हम अगर बात करें चॉसर, स्पेंसर, मिल्टन, ड्राइडन एंड पोप, इन सभी का मानना था that the language of poetry should be derived from the language of the common man. तो वर्ड्सवर्थ कोई पहले आदमी नहीं थे जिन्होंने कहा कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। चॉसर का भी यही मानना था, स्पेंसर का भी यही मानना था, मिल्टन का भी यही मानना था, ड्राइडन और पोप का भी यही मानना था। लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सभी ने कॉमन मैन किसको माना। अगर आप चौसर को देखेंगे तो चौसर वर्ड्सवर्थ के काफ़ी क्लोज है, क्योंकि चौसर लगभग सभी को कॉमन मैन मान लेते हैं, यानी जो बहुत छोटा है, गरीब है, वो भी, जो सोसाइटी में बहुत बड़ा है, वो भी कॉमन मैन है, राइट। स्पेंसर भी इसी तरीके से बातें रखते हैं और मिल्टन कॉमन मैन मानते हैं जो सोसाइटी में जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनको। बट व्हाट इज़ हैपनिंग, ड्राइडन और पोप ये तो नियो क्लासिकल पोइट्स थे, रोमांटिक्स के बिल्कुल खिलाफ थे, तो कैसे ये लोग मान सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन? ये इस तरीके से मान सकते हैं क्योंकि ड्राइडन और पोप जैसे पोइट्स ने एक्चुअली ये माना था कि जो कॉमन मैन है वो उनकी सोफिस्टिकेटेड और पॉलिश्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ड्राइडन और पोप ये बात तो कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, लेकिन वो कॉमन मैन की लैंग्वेज वो नहीं है जो वर्ड्सवर्थ वाली है। वर्ड्सवर्थ बात करते हैं गांव में घूमने वाले, घास गाय चराने वाले, भेड़ चराने वाले उस शेफर्ड की बात करते हैं, उस रस्टिक की बात करते हैं, उसको कॉमन मैन मानते हैं। ड्राइडन और पोप उसको कॉमन मैन नहीं मानते क्योंकि वो तो उसके बारे में लिखते भी नहीं हैं। But what is common link between these poets and Wordsworth is that they all believe that the language of poetry should be the language of the common man.
तो ये सारे लोग बातें तो कर रहे थे कि वर्ड्सवर्थ की जो लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन है उसको पोइट्री की लैंग्वेज माने होनी चाहिए, बट किसी ने इसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली क्रिटिसिज्म में कहा नहीं था, और ये काम सबसे पहले किसने किया? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसलिए इन्होंने इस बात को ऑफिशियल बनाया, हम कह सकते हैं। 18th सेंचुरी में 3 ऐसे लोग हुए जिन्होंने, जो इस बात के बहुत खिलाफ थे कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। इसमें आपके हैं जोसेफ एडिसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के महान लेखक, महान कवि टॉमस ग्रे। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज का जो है यूज़, लैंग्वेज का, पोइट्री में लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. राइट। टॉमस ग्रे, जोसेफ एडिसन और डॉक्टर जॉनसन ने कहा। इन्होंने क्या कहा, मैं आपको इनके स्टेटमेंट्स बताता हूं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। एडिसन ने कहा दैट अ पोएट मस्ट गार्ड हिमसेल्फ, प्लीज फॉरगिव द स्पेलिंग मिस्टेक्स, हिमसेल्फ अगेंस्ट द इडियोमेटिक वेज ऑफ स्पीकिंग दैट इज फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। एडिसन ने कहा कि एक पोएट को चाहिए कि वो कॉमन मैन की लैंग्वेज से बहुत दूर रहे, वो अपने आप को कॉमन मैन की लैंग्वेज से बचा करके रखे, क्योंकि कॉमन मैन की लैंग्वेज कभी भी पोएट्री की लैंग्वेज हो ही नहीं सकती है। कॉमन मैन की लैंग्वेज इडियोमेटिक होती है, और इडियोमेटिक लैंग्वेज कभी भी पोएट्री की लैंग्वेज नहीं हो सकती है, ऐसा एडिसन ने कहा। जॉनसन ने, एटलीस्ट स्विच ऑफ, प्लीज बी ऑनलाइन एटलीस्ट। Okay, right. Are you getting me? Yes, sir. Right. So that is from the language of the common man. Now, Dr. Johnson कहते हैं कि that the noble and graceful action is degraded if expressed in the language of rustics. He says, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि इसको हम रस्टिक की लैंग्वेज में ही उस इवेंट को कन्वे कर सकते हैं, और डॉक्टर जॉनसन एकदम उसी के खिलाफ बोलते हैं अगर एक नॉबल और ग्रेसफुल एक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे रस्टिक्स की लैंग्वेज में, तो वो नॉबल और ग्रेसफुल लैंग्वेज डिग्रेड हो जाएगा, उसका स्तर गिर जाएगा, वो खराब हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। और टॉमस ग्रे कहते हैं, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, द लैंग्वेज ऑफ द एज इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नेट में। द लैंग्वेज ऑफ द एज इज द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। So these 3 people, they were against the use of the common language of the common man in poetry. Okay? Yes, sir. Right. Yeah. Any question? Yes, sir. Yeah. What is the meaning of language of the age? Right. Very Means good. what? Yeah. Who is it? Pushpanjali, sir. Hi, Pushpanjali. Yeah. Right. What is the language meaning of the language of the age? Yeah, Thomas Gray by language of the age meant that the language that the people in the given age speak. For example, if you go to New Delhi, you will find and talk to the people in metro, right? The language that the people are talking in metro, that language cannot be the language of poetry. That is the language of the age. The language that the common people are speaking at a given time. Okay, Pushpanjali? Yes, sir. Right. So, what is this idea of poetic diction? Why is Wordsworth insisting about this? We need to understand it in detail. As I told you, it is not a very simple theory. Okay? But did any poet follow this theory of Wordsworth? Actually, जो Wordsworth की poetic theory है, poetic diction की theory है, वो थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. सो नो पोएट फॉलोड दिस थियरी कंप्लीटली. वर्ड्सवर्थ की थियरी को किसी पोएट ने कंप्लीटली फॉलो नहीं किया, बट थोड़ा बहुत तो फॉलो किया ही है. राइट. स्पीच ऑफ द कॉमन मैन के बारे में हमने बात किया, अभी और आगे बात करेंगे. द थियरी कंसर्न्स विद द एसेंशियल पैशन ऑफ द हार्ट. राइट. वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि जो कॉमन मैन की लैंग्वेज है, डिक्शन है, वो एक्चुअली एसेंशियल पैशन ऑफ द हार्ट से निकल करके आता है,
एंड वो बोलते हैं कि कैरेक्टर्स मस्ट बी फ्रॉम रूरल एरियाज ऑक्युपाइड इन रूरल ऑक्यूपेशन। यानी वर्ड्सवर्थ सिर्फ ये नहीं कहते कि लैंग्वेज पोइट्री की रूरल हो, रस्टिक हो, गांव की हो, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जो कैरेक्टर आपकी पोएम में हो वो कैरेक्टर भी गांव से आता हो, रस्टिक हो, झाड़ू लगाने वाला, आम के खेत में काम करने वाला, या जामुन के नीचे बैठ करके जो भैंस चरा रहा है, वो उस आदमी की बात वो करते हैं वर्ड्सवर्थ। और वो कहते हैं कि इवेंट भी वहीं से आए, भाषा भी वही की हो, वही रियल पोइट्री है, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं बिकॉज पैशंस ऑफ दिस पर्सन्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद द ब्यूटीफुल एंड परमानेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर। क्योंकि नेचर के जो जितना करीब होगा वो उतना ही ज़्यादा पैशनेट होगा, एंड पोइट्री इज ऑल अबाउट पैशंस। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोइट्री इज ऑल अबाउट पैशंस, और जो बिगेस्ट पैशन है वो तो नेचर में है, तो जो नेचर के जितना करीब होगा वो उतना ही ज़्यादा पैशनेट होगा, उसी के ऊपर कविता लिखी जानी चाहिए। इसीलिए वो लीच गैदरर लिखते हैं, इसीलिए वो वी आर सेवन लिखते हैं, राइट। एंड इसीलिए उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नेचर के बहुत करीब होते हैं, नेचर में कहीं खो जाते हैं, राइट। दीज मेन कम्युनिकेट विद द बेस्ट ऑब्जेक्ट्स। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये जो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये गांव के रहने वाले लोग, इनकी हो सकता है शहर के लोग बहुत इज्जत ना करें, लेकिन वास्तव में यही लोग हैं जो नेचर से लगातार बातें करते हैं। जब आप नेचर के बीच में रहते हो, नेचर से बातें करते हो, तो आपके अंदर एक पैशन आता है, तभी आप उस पोइट्री को समझ पाते हो, राइट। तभी आप पोइट्री के सब्जेक्ट बन पाते हो। फ्रॉम विच द बेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज ओरिजिनली डिराइव्ड। एंड इस की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो बेस्ट पार्ट है, लैंग्वेज का जो बेस्ट पार्ट है वो कहाँ से आता है? वो एक्चुअली नेचर से आता है। इसलिए जो नेचर के करीब है वो ओरिजिनली वो उसके पैशनेट होगा, और वही पोइट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए, और कोई पोइट्री का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एंड हियर ही गोज अगेंस्ट दी न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स, क्योंकि न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स क्या बात करते थे? वो भी कॉमन मैन की बात करते थे, लेकिन उनका कॉमन मैन एकदम अलग था। Is that clear? ठीक कर दो, बाहर निकालते हैं। On page 441 of the preface to Lyrical Ballads, Wordsworth says that a poet is a man speaking to men. बहुत important quotation है, एग्जाम में आ सकता है। A poet is a man speaking to men. A man, it is true, endowed with more lively sensibility. He says पोइट और एक सामान्य आदमी में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो पोइट है वो इंडाउड विद दी मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, उसके अंदर थोड़ा सा और जीवन सेंसिबिलिटी भरी हुई है। वो चीज़ों को परख लेता है, चीज़ों को वो उनके नज़दीक पहुंच सकता है, उसके अंदर लाइफ का सेंस ज़्यादा है, ज़्यादा महसूस कर सकता है, राइट। एक पोइट के अंदर ज़्यादा इंथुजियाज्म होता है, ज़्यादा उत्साह होता है एंड टेंडरनेस, और एक पोइट का दिल बहुत सॉफ्ट होता है। और क्या होता है एक पोइट के अंदर खास बात? ही हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। पोइट के अंदर ह्यूमन नेचर की ज़्यादा नॉलेज होती है इन कंपैरिजन टू द कॉमन मैन, एंड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल, और उसके अंदर एक ऐसी आत्मा होती है, एक सोल होती है जो समझ लेती है उन चीज़ों को जिसको सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। देन आर सपोज टू बी कॉमन मैन among mankind. A man pleased with his own passions and volitions. पोइट कौन है? एक आदमी जो अपने ही पैशंस और अपने ही वॉल्यूशंस से खुश रहता है, अपने आप में ही एंजॉय करता है। जैसे तुलसीदास ने जब श्री रामचरितमानस लिखी तो लोगों ने उनसे कहा कि क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा स्वांतः सुखाए, अपने आप को सुख देने के लिए लिख रहा हूँ, मुझे लिखने में मजा आ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ। एंड हु रिजॉइसेस मोर देन अदर मेन, राइट। और ये जो पोइट है ये सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा खुश रहता है, ज़्यादा रिजॉइस करता है, राइट, इन द स्पिरिट ऑफ लाइफ दैट इज इन हिम, क्योंकि उसके अंदर जो लाइफ है उसको ज़्यादा एंजॉय करता है। डिलाइटिंग टू कंटेम्पलेट सिमिलर वॉल्यूशंस एंड पैशंस एज मैनिफेस्टेड इन द गोइंग्स ऑन of the universe and habitually impelled to create them where he does not find them. Now ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बड़ा कोटेशन है तो लास्ट वाला छोड़ देते हैं, समझने की कोशिश करिए। Delighting to contemplate similar volitions, यानी पोएट जो है
वो डिफरेंट सिचुएशंस में कंटेम्पलेट करता है, विचार करता है, समझने की कोशिश करता है, राइट। और किसी एक परिस्थिति में हो सकता है कि जब कोई सामान्य व्यक्ति रहे तो उसको कोई फर्क ही ना पड़े, लेकिन एक पोएट उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, राइट, समझने की कोशिश करता है। वॉल्यूशन रिफर्स टू द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, यानी उस पोएट के अंदर अपनी विल को, अपनी पावर, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करने की पावर होती है जो कॉमन मैन में नहीं होती है। वो उन वॉल्यूशंस को यूज़ करता है, एंड पैशंस, अपने पैशंस को यूज़ करता है एज मैनिफेस्टेड इन द गोइंग्स ऑफ द यूनिवर्स। उन वॉल्यूशंस को, उन पैशंस को जो यूनिवर्स में अपने आप शामिल हैं, और जहाँ पर उनको ये नहीं मिलती है, जहाँ पर पोइट को ये नहीं मिलता है, वहाँ पर वो हैबिचुअली इम्पेल्ड टू क्रिएट देम, उन पैशंस को और वॉल्यूशंस को अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर लेता है। वेयर ही डज नॉट फाइंड देम, जहाँ पे उसको नेचर की रियलिटी, जहाँ पर वो इन चीज़ों को नहीं पाता, वहाँ पर वो इमेजिन करके क्रिएट कर लेता है। दैट इज़ व्हाट अ पोएट इज़। सो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट, नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। तो अगर आपको ये याद है तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, राइट। समझ में आया? Should we move ahead? Yes. Great. Okay. So Wordsworth said poetry is not a matter of rules and regulations. बोले रूल्स रेगुलेशंस, ये न्यू क्लासिकल एज नहीं चल रहा है भाई कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, हीरोइक कपलेट चलेगा ना। इट्स नॉट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड अ पोएट इज नॉट ए स्पेशल मैन, ही इज जस्ट ए कॉमन मैन। लेकिन डिफरेंस जो है मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, राइट। द पोएट इज नॉट अ पर्सन हु विल प्रेजेंट द फैक्ट्स, राइट। प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था कि जो पोएट है वो एक्चुअली, उसको आप रिपब्लिक से बाहर कर दीजिए, बिकॉज वो फैक्ट्स को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि उसका काम तो फैक्ट को प्रेजेंट करना है ही नहीं मिस्टर प्लेटो, व्हाई आर यू आस्किंग हिम टू प्रेजेंट द फैक्ट्स, राइट। तो ही इज रिस्पॉन्डिंग टू प्लेटो हियर, राइट। एंड he says that the emphasis falls on the individual identity of the poet. वास्तव में जो पोएट की आइडेंटिटी है, बिकॉज यू नो पर्सनालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रोमांटिक पोएट्री, राइट। जो पोएट की आइडेंटिटी है सबसे इंपॉर्टेंट वही है। वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं पोएट्री इज नॉट मियरली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये फिलॉसफी नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, राइट। A poet is not a physician, he is not a mariner, he is not an astronomer, and he is not a natural philosopher, but he is greater than all of them. ये वर्ड्सवर्थ का कहना है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं? सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हैं। पोएट्री इज इमेजिनेटिव एक्टिविटी, इट इज़ अ डिवाइन एक्टिविटी, इट इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स यू to the beyond, and it is something that connects you to the real nature, because ये सारे लोग, चाहे फिलोसोफर, मैरिनर, एस्ट्रोनॉमर हैं, ये फिजिशियन, ये लोग नेचर से बहुत दूर निकल गए हैं। पोइट और रियल पोइट्री आपको नेचर के नज़दीक ले जाती है, बिकॉज नेचर ही लाइफ है, नेचर ही पैशन है, नेचर ही सब कुछ है, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। द पोएटिक डिक्शन ऑब्जेक्ट्स to its diction of the neoclassical poetry, and the language he pleads for is the language of his own poetry. तो वर्ड्सवर्थ जो है जिस पोएटिक डिक्शन की बात करते हैं वो नियो क्लासिकल पोइट्री के डिक्शन के खिलाफ जाता है, और जिस लैंग्वेज को वो प्रमोट करते हैं वो उनकी खुद की पोइट्री में जो लैंग्वेज आपको दिखाई देती है वही लैंग्वेज है। वर्ड्सवर्थ डिमांड करते हैं कि नॉट ओनली द लैंग्वेज बट द सब्जेक्ट should also be from the rustic life. ये मैं अभी आपसे बात कर चुका हूँ कि एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे वो रूल्स और रेगुलेशन को कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने सोनेट भी तो लिखी है, तो सोनेट का भी तो एक रूल होता है कि 14 लाइंस की हो और इसमें एम्पिक पेंटामीटर जो भी। राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। सो यू नो when he says that the poetry should not have any rules and regulations, he does not go against the
meter. He does not go against the number of lines etc. or the spelling of the words etc. He does not say that the poet can write anything in any meter. Actually what he is saying that all rules should be governed from passion, from sensibility, from imagination. You know, अगर आप उस पैशनेट हो करके, इमेजिनेटिव हो करके, नेचर के क्लोज हो करके और रस्टिक लाइफ से टॉपिक्स को उठा करके, रस्टिक लाइफ से कैरेक्टर को उठा करके और रस्टिक लैंग्वेज का यूज करके अगर आप पोएट्री लिखते हैं तो वो 14 लाइन में हो या 16 लाइन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पोएट्री ही रियल पोएट्री है. Number 1. It means he is against artificial poetry. Yes, number 1. Number 2, as I told you, nobody followed the theory of poetry. William Wordsworth completely, even Wordsworth could not follow it. Okay? Yes sir, thank you sir. Right. तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि वर्ड्सवर्थ से जब ये क्वेश्चन हुआ कि आप कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आप रस्टिक लाइफ को और रस्टिक लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हो, तो मेनली 4 रीजंस उन्होंने दिए थे, जो ये दिस इज कोट एंड कोट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द एसे द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स. ये मैंने कोटेशंस आपके लिए लिए हैं, आप थोड़ा सा इसको पढ़ समझ सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. द एसेंशियल पैशंस ऑफ द हार्ट फाइंड अ बेटर सॉइल इन विच दे कैन अटेन देयर मैच्योरिटी. राइट. तो पोइट कहता है, यानी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो एसेंशियल पैशंस हैं आपके हार्ट के, वो कौन सी मिट्टी में उग सकते हैं, कौन सी मिट्टी में जब वो नेचर के बहुत क्लोज हों. कैसे होंगे आपके हार्ट के पैशंस, कैसे मैच्योरिटी कहाँ पाएंगे, जब वो रस्टिक कैरेक्टर होगा और रस्टिक लैंग्वेज होगी, बिकॉज दैट इज क्लोज टू द नेचर. ये पहला उनका रीजन था इसको यूज करने के लिए. दूसरा रीजन वो बोलते हैं, इन दैट कंडीशन ऑफ लाइफ आवर एलिमेंट्री फीलिंग्स को एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटर सिंप्लिसिटी. राइट. वो बोलते हैं जो हमारी एलिमेंट्री फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स जो बहुत बेसिक हैं, वो सोफिस्टिकेटेड पोएट्री में कहीं खो जाती हैं. जब हम रस्टिक लाइफ की बात करते हैं, रस्टिक कैरेक्टर की बात करते हैं, रस्टिक लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वो फीलिंग्स बहुत ग्रेटर सिंप्लिसिटी में फिर से सामने आती हैं. दिस इज पॉइंट 2. Point 3, the passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature. You know, एक पोएट का जो पैशन होता है वो नेचर के साथ, नेचर की ब्यूटी के साथ और उसके परमानेंस के साथ, हिंदी में शाश्वत कहते हैं, हिंदी परमानेंस के साथ, इटर्निटी के साथ वो शामिल हो जाता है. थोड़ा बहुत आपको बहुत ही सेंसुअस टाइप का फीलिंग आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोइट्री की फीलिंग है ये, लेकिन उनका क्रिटिसिज्म रोमांटिक इमेजेस से भरा पड़ा है, तो आपको उस पर यही याद रखना पड़ेगा. एंड द लास्ट पॉइंट ही सेज दैट द मैनर्स ऑफ रूरल लाइफ जर्मिनेट फ्रॉम दोज एलिमेंट्री फीलिंग्स. ये जो एलिमेंट्री फीलिंग्स मैंने ऊपर बात की है, ये एलिमेंट्री फीलिंग्स से ही तो मैनर्स ऑफ रूरल लाइफ आते हैं, इन्हीं से तो जो रूरल लाइफ के तौर तरीके हैं विकसित हुए हैं. राइट. फ्रॉम द नेसेसरी कैरेक्टर ऑफ रूरल ऑक्यूपेशन. इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम रूरल ऑक्यूपेशन के कैरेक्टर को अपनी पोएम्स में लें, विच आर मोर इजली कॉम्प्रीहेंडेड एंड मोर ड्यूरेबल. क्योंकि ये कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स की भाषा, इन कैरेक्टर्स के इवेंट्स, इनकी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं और बहुत दिनों तक हमारे मन और मस्तिष्क में छाई रहती हैं. तो पोइट कहता है कि वो कविता जो आपके दिल को छू सकती है, आपकी आत्मा तक पहुंच सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नेचर के नज़दीक से आ सकती है. और नेचर के नज़दीक जो बंदा है, जो उसी को आप, जब आप कविता का पोइट्री का आप टॉपिक बनाएंगे और उसकी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, तभी आप उस तक पहुंच सकते हैं. सो ही गिव्स 4 रीजन्स फॉर दिस, फॉर हिज चॉइस ऑफ रस्टिक लाइफ. Moving ahead, the poetic diction, he says, was created later and by inferior poets. The earliest poets of all nations generally wrote from the passions excited by real events. They wrote naturally and as men, feeling powerfully as they did. Their language was daring and figurative. तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो सबसे पहले पोएट्री लिखी गई, वो सारी की सारी पोएट्री कैसी थी, वो किसी रूल रेगुलेशन के लिए मजबूर नहीं थी. वास्तव में जो सबसे पहले पोएट्स थे वो बहुत पैशनेट थे,
नेचर के बहुत करीब थे, उन्होंने नेचर को देखा, समझा, जाना और लिखा। अगर आप वाल्मीकि को ही याद करें इंडिया में, तो उन्होंने पोइट्री कैसे लिखी थी? नेचर में एक इवेंट उन्होंने देखा और उनसे उनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ, और उस दर्द के बाद उन्होंने कविता लिखी उस बर्ड की डेथ पर, राइट। और वर्ड्सवर्थ यही बात कह रहे हैं कि जो रियल पोइट्री है, जो ओरिजिनल पोइट्री है, बहुत पावरफुल फीलिंग के साथ जो आती है, वो एक्चुअली जो सबसे पहले हमारे ओरिजिनल पोइट्स थे, उन्होंने नेचर के साथ बैठ करके लिखी थी। लेकिन जो बाद में पोइट्स आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओरिजिनल पोइट्स को कॉपी किया। और कॉपी कैसे किया? अनमाइंडफुली। दे कॉपीड द ओरिजिनल पोइट्स अनमाइंडफुली। दिमाग नहीं लगाया, बस कॉपी करते गए और इसलिए नेचर से दूर होते चले गए। वर्ड्सवर्थ क्लेम करते हैं कि उन्होंने ओरिजिनल पोइट्स की उस स्ट्रीम को रिवाइव किया है। उन्होंने वास्तव में नेचर के साथ दोबारा पोइट्री को एसोसिएट किया है। पोइट्री जहाँ पर पैदा हुई थी, वहाँ पर वो उसको वापस लेकर के गए हैं। वर्ड्सवर्थ ये क्लेम करते हैं। और जब लोग कहते हैं कि पोइट्री और प्रोज में क्या डिफरेंस है, तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं पोइट्री और प्रोज की लैंग्वेज में, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है मीटर। लेकिन मीटर जो है वो पैशन के द्वारा आना चाहिए, जो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड द मटेरियल ऑफ कॉम्पोजिशन। यानी पोइट्री और प्रोज की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस ना तो है, ना कभी हो सकता है। बस एक डिफरेंस हो सकता है, वो है डिफरेंस ऑफ मीटर। और जो मीटर है वो आर्टिफिशियल नहीं हो सकता न्यू क्लासिकल्स की तरह। वो पैशन से उपजा हुआ होना चाहिए, वो स्पिरिट से उपजा हुआ होना चाहिए, वो नेचर में आपके प्यार और आपके इमोशंस से उपजा हुआ होना चाहिए। वो दैट कैन नॉट बी दी प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियलिटी। ओके, on page 444, Wordsworth gives his the most famous definition of the power of the poetry that we must understand. This is the definition given here, and the poet says that the poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. इन वर्ड्स में तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है आपको समझने में। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन। शुरुआत कहाँ होती है? इमोशन में। उसके बाद ये रिकलेक्ट होता है। रिकलेक्ट क्यों कहा? रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पहले बहुत इमोशनल आउटपुट होता है, लेकिन फिर शांति में आराम से रिकलेक्ट होता है। और यहीं पे कॉलरेज का उनसे विरोध था, जिसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे जब हम कॉलरेज की बात करेंगे। The emotion is contemplated, यानी उस इमोशन को पोइट कंटेम्पलेट करता है, विचार करता रहता है टिल, कब तक करता रहता है? बाई अ स्पीशीज ऑफ रिएक्शन, जब तक वो नेचर में कोई ऐसी स्पीशीज नहीं ढूंढ लेता जिसके द्वारा वो रिएक्ट कर सके। द ट्रैंक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर्स, और इस तरीके से धीरे धीरे करके ये जो ट्रैंक्विलिटी है, ये शांति है, ये खो जाती है, गायब हो जाती है। एंड एन इमोशन किंड्रेड टू विच वॉज बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन इज ग्रेजुअली प्रोड्यूस्ड। तो वो एक इमोशन जो कि कंटेम्पलेशन के पहले आया था, वो प्रोड्यूस होता है। एंड डज इटसेल्फ एक्चुअली एग्जिस्ट इन द माइंड। वो इमोशन जो पोइट के माइंड में एग्जिस्ट कर रहा था, वो आता है। एंड फाइनली द पोइट कंपोजेस द पोएम। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोइट्री। पहले एक स्पॉन्टेनियस पावरफुल फीलिंग आती है, ये फीलिंग इमोशंस में ओरिजिन होती है, और फिर ये ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट होती है। उसके बाद पोएट उस इमोशन को कंटेम्पलेट करता रहता है, स्पीसीज ऑफ रिएक्शन को सर्च करता है। जब स्पीसीज ऑफ रिएक्शन उसको मिल जाता है, द ट्रैंक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर्स, तो वो ट्रैंक्विलिटी हट जाती है और पोएट फिर से उस ओरिजिनल इमोशन तक पहुंच पाता है, और वहाँ पर पहुंच करके ग्रेजुअली वो प्रोड्यूस करता है उस पोएटिक आर्ट को जिसको हम पोएट्री कहते हैं। सो दिस इज द इंटायर पैसेज। Is this understandable or is it very difficult? No, sir, understood. Oh, great. So
what does he say further? He says the greater portion of a good poem does not differ from prose. प्रोज और पोइट्री के डिफरेंस पे वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन आ सकता है। वो कहते हैं कि पोएम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो प्रोज से बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता है। जहाँ तक लैंग्वेज, यूज़ ऑफ लैंग्वेज की बात है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की बात है, प्रोज और पोइट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को तो आपको ऐसा लगेगा ही। तो लेकिन जो यूज़ ऑफ मीटर है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोज और पोइट्री में वर्ड्सवर्थ किस डिफरेंस की बात करते हैं। यूज़ ऑफ मीटर है वो एक्चुअली पोइट्री में चार्म को ऐड कर देता है और उसकी फीलिंग्स को इंटेंसीफाई कर देता है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा इजीली विजिबल कर देता है। और ये जो मीटर है यही पोइट्री और प्रोज को डिफर करता है, वर्ड्सवर्थ कहते हैं। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे आगे, नॉट इन दिस क्लास, बट आई एम जस्ट what was the difference between Wordsworth and Coleridge? That is a very important issue. We have to talk about that. When we talk about the imagination of the of Samuel Taylor Coleridge, we will discuss that. Fancy और imagination दो वर्ड हैं जिसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज में काफ़ी डिफरेंस था। फैंसी जो वर्ड्सवर्थ का डिफिनेशन था वो था एग्रेसिव एंड एसोसिएटिव पावर है, और जो इमेजिनेशन है दैट इज शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर है। अब इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। फैंसी एग्रेसिव और एसोसिएटिव पावर है, इमेजिनेशन शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर है। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कहा कि ये जो फैंसी और इमेजिनेशन की बात कॉलेज कर रहे हैं ये बहुत वेग है, बहुत अनक्लियर है और बहुत इम्प्रिसाइज है, राइट। हाउएवर वर्ड्सवर्थ की जो आइडियाज़ हैं इमेजिनेशन को वो अपने आप में वेग, अनक्लियर और इम्प्रिसाइज हैं। कॉलरिज कहते हैं कि जो फैंसी है वो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है और जो इमेजिनेशन है वो इनलिमिटेबल एंड इनडेफिनिट है। वैसे अगर आप कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ को कंपेयर करेंगे तो कॉलरिज वाज ऑलवेज a better critic than Wordsworth. So when we talk about Coleridge, you will see that. But वर्ड्सवर्थ की क्रिटिसिज्म का अपना एक स्थान है, बिना उसके कॉलरिज की कोई वैल्यू भी नहीं हो पाएगी, राइट। सो अब आप यहाँ पे देखिए, कॉलरिज कहते हैं कि फैंसी एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है और इमेजिनेशन एक इलिमिटेबल एंड इनडेफिनिट एक्सरसाइज है। यानी इमेजिनेशन का कोई और छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है, जबकि फैंसी सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। और वर्ड्सवर्थ जब बात करते हैं फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि फैंसी एग्रेसिव एंड एसोसिएटिव पावर है और इमेजिनेशन शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर है। तो जहाँ तक एक चीज़ है इसमें दोनों एग्री करते हैं कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों एग्री करते हैं कि इमेजिनेशन एक ग्रेटर पावर है, फैंसी एक छोटी पावर है, राइट। लेकिन ये आइडियाज़ जो वर्ड्सवर्थ के थे बहुत क्लियर नहीं थे और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कॉलरिज ने आगे चल के, जिसके बारे में हम बातें करेंगे जब हम कॉलरिज की बात करेंगे। रेने वेलेक क्रिटिक हैं, आपने इन सबको सुन रखा है। उन्होंने कहा कि वर्ड्सवर्थ थियरी इज बिल्ट ऑन द प्रीमाइस ऑफ नियो क्लासिसिज्म। उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ की जो थियरी है ना वो वास्तव में नियो क्लासिकल थियरी के बहुत करीब है। ये रेने वेलेक ने कहा था, पूछ सकता है। फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं कि ही इनहेरिट्स द थियरी ऑफ इमिटेशन ऑफ नेचर एंड एड्स अ सोशल डायमेंशन टू इट। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो नियो क्लासिकल लोग हैं वो क्या करते हैं, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा अभी बट पढ़ाया जाएगा आपको। नियो क्लासिकल क्या करता है, वो भी थियरी ऑफ इमिटेशन की बात करता है। इमिटेशन किस चीज़ का, इमिटेशन ऑफ नेचर को कॉपी करने की बात करता है। ये अलग बात है कि न्यू क्लासिकल एज में नेचर अलग था, यहाँ पर नेचर अलग था। वहाँ पे आर्टिफिशियल नेचर था, यहाँ पे नेचुरल नेचर है, राइट। बट रेने वेलेक कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ अपनी थियरी को वहीं से कॉपी कर रहे हैं, राइट। एंड बस एक फ़र्क ला रहे हैं वो कि वर्ड्सवर्थ ने उसमें एक सोशल डायमेंशन ऐड कर दिया है, जबकि जो वो वाला था वो आर्टिफिशियल डायमेंशंस की ही बात करता था। रेने वेलेक कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ मॉडिफाइज द व्यू ऑफ पोइट्री एज पैशंस एंड इमोशंस। यानी पैशंस और इमोशंस को डाल करके वर्ड्सवर्थ ने इसको पोइट्री के व्यू को मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा बेहतर बना दिया है। रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी की बात किया है। वर्ड्सवर्थ ने एम्पलीफाइज द इफेक्ट ऑफ पोइट्री, और इस तरीके से वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के इफेक्ट को एम्पलीफाई किया है, कई गुना बढ़ा दिया है और उसको टू अ बाइंडिंग ऑफ सोसाइटी को बांधने के तौर पर, सोसाइटी को जोड़ने के तौर पर उसके महत्व को समझाया है।
और रेने वेलेक बोलते हैं कि holds that imagination has the power of offering an insight into the unity of the world, कि वर्ड्सवर्थ ने ये दिखाया कि वास्तव में इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जो पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर सकती है। और वेलेक जब कंक्लूड करते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में अपना स्टेटमेंट, तो वो कहते हैं कि दो वर्ड्सवर्थ लेफ्ट ओनली अ स्मॉल बॉडी ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी वर्ड्सवर्थ ने वैसे तो बहुत क्रिटिसिज्म बहुत कम लिखा है, थोड़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन इट इज़ रिच इन सर्वाइवल्स, ये बहुत रिच है, सजेशंस, सर्वाइवल में रिच है, सजेशन में रिच है, एंटिसिपेशन में रिच है, क्योंकि आगे चल के पोइट्स ने बहुत ज़्यादा, क्रिटिक्स ने जो बातें की वो वर्ड्सवर्थ को आधार मानकर की, एंड पर्सनल इंसाइट्स में बहुत ज़्यादा रिच है। ये स्टेटमेंट रेने वेलेक देते हैं। सो व्हाट डज रेने वेलेक से अबाउट वर्ड्सवर्थ, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपकी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ड्सवर्थ फेल कहाँ हुए? वर्ड्सवर्थ क्या फेल हुए या सक्सेसफुल हुए? देखिए, ना तो कोई क्रिटिक कंप्लीटली फेल होता है, ना कंप्लीटली सक्सेसफुल होता है। हमने अभी तक बात की वर्ड्सवर्थ की सक्सेस की, हमने बात की वर्ड्सवर्थ की थियरी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी हम बात करने वाले हैं वर्ड्सवर्थ की थियरी में क्या कमियां हैं। तो यू कैन नॉट से कि वो फेल हो गए, ऐसा कहना गलत है, बट क्या उनकी थियरी में कुछ फेलियर्स थे? बिल्कुल थे। पहला फेलियर, उनकी थियरी कभी रियलाइज़ नहीं हुई, यानी कभी किसी पोएट ने उनकी थियरी को कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया, वो खुद भी फॉलो नहीं कर पाए। दूसरा फेलियर, उनकी खुद की पोइट्री डेटेड है। डेटेड का मतलब कि पर्टिकुलरली उस समय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब नए पोइट्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, उनकी पोइट्री को हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा हम एक एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं क्योंकि हमें नंबर पाना होता है, लेकिन अगर आपको पोइट्री कहा जाए कि आप जाकर के एंजॉय करने के लिए पढ़िए तो शायद वर्ड्सवर्थ को बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे। तीसरा फेलियर, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है वो रस्टिक्स की होनी चाहिए, वो गांव के लोगों की होनी चाहिए, पर वो ये बात भूल गए कि लैंग्वेज तो कभी फिक्स होती ही नहीं है। जो बच्चे मेरे पहले के हैं उनको पता होगा, मैंने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि लैंग्वेज इज़ नेवर फिक्स। जब लैंग्वेज फिक्स हो ही नहीं सकती है तो पोइट्री की लैंग्वेज भी फिक्स नहीं हो सकती। लैंग्वेज इज़ एन इवॉल्विंग प्रोसेस, इसलिए पोइट्री की लैंग्वेज को फिक्स करने का जो अटेम्प्ट था वर्ड्सवर्थ का, वो एक अधूरा अटेम्प्ट था, वो क्लियर अटेम्प्ट नहीं था। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो पैशन से आना चाहिए, इस बात को वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए, इसलिए उनकी जो थियरी ऑफ मैटर है वो इनएडिक्वेट है, वो कंप्लीट है ही नहीं, राइट। इसलिए वर्ड्सवर्थ अपनी बात को कंप्लीटली समझा नहीं पाए। His definition of poetry is not applicable in general to all poets। और जहाँ तक उनकी पोइट्री की डेफिनेशन की बात है, तो क्या उनकी पोइट्री की डेफिनेशन हर जगह एप्लीकेबल है? क्या द वेस्टलैंड पे एप्लीकेबल है? क्या द क्रो पे एप्लीकेबल है? क्या द थॉट फॉक्स पे एप्लीकेबल है? नहीं है। इसलिए उनकी डेफिनेशन ऑफ पोइट्री जनरली सब पे अप्लाई नहीं हो सकती, वो भी वर्ड्सवर्थ का एक फेलियर है। यहाँ तक कि उनकी खुद की कुछ ऐसी पोएम्स हैं जहाँ पे वर्ड्सवर्थ की थियरी एप्लीकेबल नहीं है। और क्या वर्ड्सवर्थ एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट कर पाए अपनी थियरी के लिए? नहीं कर पाए, इसलिए उनकी थियरी में फॉर्मल सिस्टम की कमी है। और लास्ट में, हाउ एवर इट इज़ सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अ शिफ्ट इन द क्रिटिसिज्म एंड पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की सफलता ये है कि वो एक शिफ्ट लेकर के आए, कहाँ पर? पोइट्री और क्रिटिसिज्म में एक बहुत बड़ा अंतर लेकर के आए, ठीक है। क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने खुद ही कहा था कि what is poetry is the same as the question what is poet। ये वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट था कि what is poetry अगर आपको समझना है, ये क्वेश्चन एकदम वैसा ही है what is poet। उनके पहले what is poetry what is poet नहीं था। वर्ड्सवर्थ ये बहुत बड़ा चेंज लेकर के आते हैं। what is poetry को समझने के लिए what is poet समझना पड़ेगा। This is all for this class. Now if you have any questions you may ask।